हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिससे कि अभी तक हमारा देश उभर नहीं पाया है। यहाँ बात हो रही है उस स्पीच की जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने दिया था और जिसके बाद से वे लोगों की बैकलैश सह रहे हैं। इन बैकलैश के अलावा जस्टिस शेखर के खिलाफ जुडिशरी से लेकर पार्लियामेंट में भी स्ट्रिक्ट एक्शन देखने को मिले हैं, जहाँ पार्लियामेंट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा राज्यसभा में एक इम्पीचमेंट मोशन मूव हुआ है। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस शेखर की रोस्टर चेंज हो गई है, जहां उनसे सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स वापस ले लिए गए हैं। पर सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लिया जब उन्होंने जस्टिस शेखर को समन किया। इस 45 मिनट की मीटिंग में काफी कुछ ऐसा हुआ है जो कि हमारे सामने प्रॉपर्ली नहीं आया है, पर सोर्सेज ने कुछ ऐसी बातें रिवील की है जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो भला इस मीटिंग में सीजीआई संजीव खन्ना ने जस्टिस शेखर को फटकार लगाई है या नहीं, और क्या उन्हें माफी मांगने को कहा गया है? चलिए आगे देखते हैं। सोर्सेज के मुताबिक सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना की लीडरशिप में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ट्यूसडे यानी कि 17 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को उनके कंट्रोवर्शियल स्पीच के लिए काफी फटकारा था। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि कॉलेजियम ने उन्हें एडवाइस दी कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की डिग्निटी बनाए रखे, जब भी वो स्पीच दे तो अपने पोस्ट और डेकोरम का ध्यान रखे और एक्स्ट्रा कॉशन एक्सरसाइज करे। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और कॉलेजियम के बाकी 4 जजेस ने जस्टिस यादव से इस मुद्दे पर बात की थी। सीजीआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जस्टिस बी.आर. गवई, सूर्यकांत, ऋषिकेश रॉय और एस. ओक शामिल है। इन्हीं सब ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को समन किया था और वे कॉलेजियम के सामने प्रेजेंट हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस यादव ने कॉलेजियम के सामने अपने स्पीच का कंटेक्स्ट और मतलब समझाया था। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया ने उनके स्पीच के सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स दिखाए हैं, जिसकी वजह से इतनी कंट्रोवर्सी हुई है। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उनके एक्सप्लेनेशन से कन्विंस नहीं हुई, इसी वजह से उन्हें उनके स्पीच की वजह से डांट पड़ी है। अभी मीटिंग थी ट्यूसडे की और ये बात कल वेडनेसडे को सीजीआई संजीव खन्ना ने फुल कोर्ट मीटिंग में सब जजेस के सामने रखी। वैसे तो ये फुल कोर्ट मीटिंग रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस को सीनियर एडवोकेट्स डेजिग्नेट करने के लिए बुलाई गई थी, पर सीजीआई खन्ना ने जस्टिस यादव के रिमार्क्स का मुद्दा भी उठाया और यहीं पर बात उठी पब्लिक अपॉलॉजी की। एक सोर्स ने बताया कि ट्यूसडे की मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यादव से कहा कि इस मैटर को खत्म करने के लिए उन्हें एक पब्लिक अपॉलॉजी देनी होगी, लेकिन जस्टिस यादव चाहते हैं कि वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से फ्यूचर में क्लैरिफाई करे कि उनके रिमार्क्स को सही कंटेक्स्ट में नहीं लिया गया है। और इन्हीं सब के साथ ये बात भी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कुछ दिन वेट करेगी और फिर अगले स्टेप्स पर डिस्कशन करेगी। जुडिशियल सर्कल्स में ये माना जा रहा है कि सीजीआई का फुल कोर्ट के साथ इस इशू पर बात करना दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस मैटर को कितना सीरियसली ले रही है और अगले स्टेप्स के लिए कोर्ट का कॉन्फिडेंस गेन करना चाह रही है। सोर्सेज ने रिवील किया है कि इट इज वेरी मच एन ऑनगोइंग इशू एंड नो डिसीजन हैज बीन मेड। द फुल कोर्ट वाज जस्ट टोल्ड दैट द मीटिंग हैड टेकन प्लेस। अब ऐसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने कई ऑप्शंस है, जैसे जज का ट्रांसफर करना या एक इन हाउस इंक्वायरी शुरू करना। जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस जज की रिमूवल रिकमेंड करने के लिए प्रेसिडेंट तक मैटर ले जाने का पहला स्टेप होता है। और तो और आप सुनकर शॉक भी हो जाएंगे, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि कॉलेजियम जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करता है, शायद जस्टिस यादव को एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाकर एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले कर रहा है। लेकिन कॉलेजियम बहुत ही ज्यादा कॉशियस हो रहा है, क्योंकि अगर उसने जस्टिस यादव के खिलाफ इन हाउस मशीनरी इन्वोक की तो बाद में ये चैलेंज किया जा सकता है कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, जो कि नेचुरल जस्टिस का एक जरूरी हिस्सा है। वैसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का जस्टिस यादव को सुनने का फैसला ये दर्शाता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो ये करेक्टिव स्टेप्स लेने के लिए रेडी है। अगर उसके किसी रिकमेंडी जो एक इलाबोरेट कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद जज बनाए गए थे अपनी ड्यूटीज के दौरान क्रेडिबिलिटी टेस्ट पर फेल हो जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस मशीनरी का काम करने का तरीका भी काफी मिस्टीरियस है। कॉलेजियम जो एक जज को सुनता है जिसका कंडक्ट स्क्रूटनी में है, या तो उसकी बात या अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता, उसके खिलाफ आगे कोई एक्शन नहीं लेता, या फिर वो फर्दर स्टेप्स रिकमेंड कर सकता है, जैसे कि एक इंक्वायरी कमेटी का बनाना। अगर एलिगेशंस में कुछ सच्चाई मिलती है तो उसे रिजाइन करने के लिए बोला जा सकता है। अगर जज रिजाइन करने से इनकार करता है तो सीजीआई के पास ये ऑप्शन होता है कि वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहकर उस जज को केसेस असाइन ना करे, जो कि रोस्टर के मास्टर होते हैं। इसलिए कॉलेजियम और सीजीआई के आगे के स्टेप्स ये दिखाएंगे कि कोर्ट का कॉन्शियंस किस तरफ झुकेगा, अगर झुकता भी है तो, ताकि इंडियन जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को सेफगार्ड किया जा सके। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस कमेटी के फाइंडिंग्स को पब्लिक नहीं किया है जब किसी जज पर सीरियस एलिगेशंस ऑफ मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट थे और उन्हें एक्सोनरेट कर दिया गया था। इसलिए इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर में ओपेसिटी है।
अलावा पार्लियामेंट में मूव्ड इम्पीचमेंट मोशन पर अब लोगों की नजर है कि क्या ये मोशन एक्सेप्ट होता है या डिसमिस। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इस स्टेज पर राज्यसभा चेयरमैन वीपी जगदीप धांकर इस मोशन को एडमिट करने से इनकार नहीं कर सकते। उनके प्रेडेसर वेंकैया नायडू ने 2018 में एक सिमिलर मोशन को रिजेक्ट कर दिया था, जो तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ था, गलत वजह से ये कहकर कि मिश्रा के खिलाफ जो एलिगेशंस थे अगर वो सच भी होते हैं तो वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट के टेस्ट को फुलफिल नहीं करते, जो कि आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। मिश्रा पर ये एलिगेशंस थे कि उन्होंने अपने पावर्स का मिसयूज किया मास्टर ऑफ द रोस्टर के रूप में जजेस को केसेस असाइन करके, ताकि कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स अचीव किए जा सके। तो क्या जस्टिस शेखर कुमार यादव भी ऐसे बच सकते हैं या उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या जुडिशरी के ऐसे सेंसिटिव केसेस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए? अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। राष्ट्र के ऊपर हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं और आगे गति से बढ़ते रहेंगे, लेकिन जरूरत यहां पर है कि हमें एक कानून बना के चले। बिना एक कानून के कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है। आज आप लोग यहाँ पर आए, छोटा सा विषय रखा, विषय बहुत बड़ा है, बड़े बृहद है। अगर शुरुआत से आप, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, वो विषय मैंने छोड़ दिया, या पश्चात एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मिडिल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तक चले आइए, वो सब आपको मिलेगा कि हमने भी, हमारा भी जो कानून बना वो मनुस्मृति से लेकर बना, नाथ स्मृति से लेकर बना, स्मृतियों से लेकर बना। उसमें बहुत सी बुराइयां भी थी, लेकिन समय समय हमने उसको हटाया। आपके अंदर भी ठीक है, आप अपने शरीयत से चलिए, आप अपने कुरान से चलिए, आप, हमें गुरेज नहीं। आप पूजा किसी विधि से करिए, आप, हमें गुरेज नहीं है। आप विवाह किसी विधि से करिए, आप, हमें गुरेज नहीं है। गुरेज है किस बात से? जो देश के लिए घातक है, देश के मनुष्य के लिए घातक है, इस नारी के लिए घातक है, इससे तो बदलाव होना चाहिए। आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपका तमाम हाई कोर्ट इस चीज को मान रहे हैं, क्योंकि मैं जब एक निमंत्रण कर गया था